चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें। ऑफ दिस प्रोग्राम इस एरिया से मैं बहुत नज़दीक हूँ, इंटीमेट मेरे रिलेशंस रहे हैं यहाँ के लोगों से, क्योंकि 2000 से लेकर 2002 तक मैं यहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में मुझे फेलोशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तरफ से। मेरे पीएचडी का रिसर्च पूरा करना था। 2 साल मैं यहीं पे रहा हूँ। मराठी वगैरह अच्छी तरह से समझता हूँ, फिर गैप हो गया, इसलिए फिर ये मराठी एरिया से फिर कर्नाटक में वहाँ पे रहना पड़ा, इसलिए ज़रा पूरा सीख नहीं पाया। ये जो मराठी लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, मैं अच्छा समझता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। कहाँ भी अगर मुश्किल पड़ी तो जो लर्नेड लोग हैं उनसे कंसल्टेशन, हमारे पास बीजापुर में भी बहुत से लोग मराठी जानते हैं, अच्छे स्कॉलर्स भी हमारे पास 2-4 हाई स्कूल टीचर्स वगैरह जो पुराने लोग हैं, उनसे मदद भी मैं अपने रिसर्च में लेते रहता हूँ। तो फिर यहाँ के लोगों की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला, खास करके कांबले सर हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बाद में भोसले सर थे, खड़े सर, पारेकर मैडम हैं, पाटिल मैडम हैं, ये सब लोग खास करके वो कर्नाटक के जो भी स्टूडेंट्स आते थे, ये रिसर्च स्कॉलर्स आते थे, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वो देते थे। ये अच्छा वर्क करते हैं, उनका एक ऐसा मानना था। और एक लोहार सर भी रिटायर हुए, वो बार बार बोलते थे, इमारत वाले तुम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े इतिहासकार होगे। बड़ा तो नहीं बन सका, उतना बड़ा स्कॉलर है, इतिहासकार तो नहीं बन सका। बहुत से लोग जानते हैं, काम करने की वजह से है, जो काम करता है उसे लोग जानते ही हैं, उसके काम को सराहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो यहाँ के जो एंथुजियास्टिक लोग हैं, जोश भरे जो लोग हैं, इनके वजह से काफ़ी कुछ मुझे असिस्टेंस मिला या इंस्पिरेशन मिला। इसके वजह से मेरे स्टडीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में भी मेरा हर तरफ इंटरनेशनल लेवल पे काम हुआ। तो ये मेरे जो इंस्पिरेशन है, बेसिक इंस्पिरेशन जो है, यहाँ के लोग, इस एरिया के लोग, या ये कोल्हापुर, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग, इनके तरफ से इंस्पिरेशन मुझे बहुत मिला। ये जो प्रोग्राम है 2 साल पहले ही मुझे दावत मिली थी इसकी। आइए आप हमें से 10 दिन का प्रोग्राम हम मनाते हैं। हमारे प्रशांत सर मुझे बोले थे। अनफॉर्चुनेट थिंग क्या हुआ, वो कोविड आउटब्रेक फर्स्ट फेज वो हुआ, इसके वजह से फिर आगे पीछे देख रहे सर, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर बाद में सब बंदी हुआ। उसके साथ कंजिक्यूटिवली सेकंड फेज भी आया, कोविड का सेकंड फेज आया, होते होते 2 साल तो निकल गए। तो फिर मैं बहुत नसीब वाला समझता हूँ, इस साल ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। नहीं तो फिर तो सब इंसानियत, मानवता जो है उसका तो रिबॉर्न हो गया ये कोविड की वजह से। जो भी प्रोग्राम्स थे, जो भी हमारे जो मकासद थे, ये सब एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है। तो उसके अलावा ये जो एरिया है, खास करके ये मेरठ, जयसिंहपुर, ये आपका ये चक्करजी है, कोल्हापुर है, और एट लार्जर आप देखेंगे तो ये कोल्हापुर के बाद ये वेस्टर्न महाराष्ट्र है। इसकी जो इतिहास है बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, सेलिब्रेटेड इतिहास है। और यहाँ से इंटरनेशनल पोर्ट्स थे, ये चेवुल है, दाबुल है, ये रत्नागिरी है, उसके अलावा फिर राजापुर, ये सब, ये गोवा तक, ये वेस्टर्न पेनिनसुला जो है, इसके वजह से यहाँ के लोगों की भी सोच, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इनकी सोच भी इंटरनेशनल है। इनका जो विज़न है ये बहुत विश्व का जो एक वर्ल्ड विज़न जो है, यूनिवर्सल विज़न आपको मिलेगा। ये क्यों होता है कि यहाँ के लोगों को, ये खास करके वेस्टर्न पेनिनसुला जो है, ये समुद्री जो इलाका है, ये खास करके वेस्टर्न ये डेक्कन का जो इलाका है,
यहाँ पे बहुत से लोग यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ये रसिया से सब आकर यहाँ पे बसते थे। कई ज्यूज थे हमारे पास, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में कई ज्यूज थे, क्रिश्चियंस थे। वो बाद में ये जो मॉडर्न टाइम्स जो शुरू हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद उनकी पॉपुलेशन हमारे एरिया से कम हुई। इसके वजह से एक कॉस्मोपोलिटन नेचर, सिंक्रेटिक जो संगम है, एक जो कल्चरल संगम है, आपको इस एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक आदमी से दूसरे आदमी को समझने की जो बात है, अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो नम्रता है, मतलब जो एक पॉजिटिविटी जो है, और एक जो हमदर्दी है, मोहब्बत से बात करना है, यहाँ के लोगों में आपको ज्यादा मिलेगा। आप दिल्ली जाएंगे, बहुत से लोग गए होंगे, ऐसा लगता है कि उनके जबान से पत्थर निकल रहे हैं, फूल नहीं, पत्थर निकल रहे हैं। और अगर हमारे पास वक्त वगैरह, हमारे पास ज्यादा वक्त है, तो ऐसा होता है एक हम कहाँ भी जाने वाले हैं, तो फला फला पता है मुझे जाना है, अगर बोले तो, अगर हमारे पास वक्त है तो हमारा आदमी उसे ले जाके वहां तक पहुंचाता है, या उसके बाइक को बाइक अपने बाइक पे बटा के ले जाके पहुंचाता है। वहां पे अगर दिल्ली वगैरह मेरे साथ भी हुआ है, फला फला जाना है, बाजू ही ऐसा 2 मिनट में पहुंचेंगे आप, वो 2 मिनट 2 किलोमीटर रहता है। तो ऐसे लोग उत्तर भारत के, हमारी जो संस्कृति है, दक्षिण की जो संस्कृति है, दक्षिण भारत की संस्कृति है, बहुत ये अपील करने वाली संस्कृति है। इसलिए कि यहाँ पे लोग कई सालों से, कई सदियों से, कई सेंचुरी से मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए ये सब वातावरण मध्यकाल से, प्राचीन काल से मध्यकाल तक आया, आज तक हमारे पास है। तो ये जो एरिया है, ये आदिलशाही के अंडर भी था, उससे पहले बहमनीस के अंडर भी था, उससे पहले मोहम्मद बिन तगलक के अंडर में भी था, खलजी के भी, अलाउद्दीन खलजी और उसका बेटा मुबारक खलजी 1316 तक ये एरिया में उनकी हुकूमतें रही है। तो ये रिच एंटिक्विटी इस एरिया पे आपको मिलते हैं इस यहाँ पे। इसके अलावा एक मुंबई यूनिवर्सिटी से एक 1939 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी जर्नल में यहाँ के एक 3 शासन पत्थर पे जो लिखे रहते हैं ना, उसे कतबात बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं उसे, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस मिले। उस इंस्क्रिप्शंस में आदिलशाही इंस्क्रिप्शंस हैं, वो शासन बोलते हैं उसे, मराठी में शासन बोलते हैं, कन्नड़ में भी शासन बोलते हैं। पत्थर पे जो लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, फरमान्स। तो आधा जो फरमान था वो पर्शियन था और बाद में मराठी था। ऐसे 3 फरमान आपके इलाके से मिले। वो कोई पीडब्ल्यूडी ऑफिस में थे, वहां से फिर कोल्हापुर के पीडब्ल्यू ऑफिस में उसे शिफ्ट किया गया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीडी वर्मा और दूसरे लोग उस पर काम भी किए हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये एरिया बहुत तारीखी, ऐतिहासिक एरिया है। ये रीजन, ये इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में इसका बहुत महत्व है। खास करके आपके इलाका जयसिंहपुर और ये दूसरे सब, कोल्हापुर वगैरह, पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र ही मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसके अलावा ये जो रिलीजियस, तो ये सब चीज़ें हो गई, माफ कीजिए, ये पॉलिटिकल चीज़ें तो हो गई। तो सोशियली और रिलीजियस हिसाब से भी हम देखेंगे तो ये एरिया बहुत रिच है। ये महाराष्ट्र ऑल टुगेदर, महाराष्ट्र आप ले सकते हैं, और ये वेस्टर्न महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर आप ले सकते हैं। तो इसमें 3 बड़े मोमेंट्स हुए हैं मध्यकाल में। 11th और 12th सेंचुरी से हम अगर हम उसे मेजर करेंगे तो पहला जो मोमेंट हुआ है ये पंढरपुर का विठोबा मोमेंट। तो वहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम 5 to 6 सेंचुरीज आप देखेंगे, बड़े बड़े जो सेंट्स हैं, सेजिस हैं, फीमेल सेजिस, मेल सेजिस, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस एरिया में सोशल डेमोक्रेसी बनी रही, इक्वालिटी बनी रही, मानवता, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, मॉरलिटी, ये सब बनी रही। तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी का जो एक कंसेप्ट बना, प्रैक्टिस में जो सोशल डेमोक्रेसी जो आई, प्रजाप्रभुत्व जिसे बोलते हैं, सामाजिक प्रजाप्रभुत्व, आप और हम एक हैं, कोई इसमें बड़ा नहीं है, आपके हक जितने हैं मेरे भी उतने हक हैं। ये जो ये कंसेप्ट जो आया, ये समझ जो आई, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले इस महाराष्ट्र के इलाके से, ये पंढरपुर इलाके से, तो वहां से शुरू हुआ।
उसके जो कवि हैं, बड़े बड़े सेजिस हैं, सेंट्स हैं, ये सब मिला के उनका जो कंट्रीब्यूशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट चला। तो ये आदिलशाही एरिया में ही वो आता था, पंढरपुर आता था। उसके यात्रा के लिए बहुत बड़ा एक फरमान ये भी है, देखो वहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक फरमान भी है, वो आप स्टडी हुआ नहीं मुझे पता नहीं, मैं सर्वे का जब किया था तो देखा था मैं वो। तो उसमें बीजापुर के बादशाह उसके लिए, उसके सेलिब्रेशन के लिए सपोर्ट करते थे, हर लिहाज से उसको एनकरेज करते थे। एक ही नहीं, जितने इसमें बीजापुर स्टेट में लोग मतलब ये जो यात्रा वगैरह होते थे, फेयर्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, और इसके अलावा जो भी सेलिब्रेशंस होते थे, ये सब बड़े अलग अलग जो कम्युनिटी के जो लोग थे उनको पूरी इजाज़त थी, गवर्नमेंट से उसे ग्रांट्स भी मिलते थे। ये एरिया में सबसे बड़ा मूवमेंट जो रहा, जो आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ पे आते थे, ये पंढरपुर में आते थे मध्य प्रदेश से, और ये हमारे कन्नड़ा लिंग्विस्टिक एरिया कर्नाटक से वहाँ से लोग आते थे, आपके लोग तो जुड़े रहते थे। उसके बाद दूसरा मूवमेंट ये साउथ इंडिया में हुआ, आपके पास भी बहुत पॉपुलर रहा वो लॉर्ड बसवेश्वर का वीर शैविस्ट मूवमेंट है ये, वीर शैविस्ट मूवमेंट। यहाँ पे भी आपको जो डाउन ट्रॉडन लोग थे हिंदुस्तान के समाज में, साउथ जो दक्षिण भारत के जो समाज में जो लोग थे, उनको हक दिया गया, उनको इक्वालिटी, समानते उनको वो लोगों को मिला। किसके मूवमेंट से? ये वीर शैविस्ट मूवमेंट लॉर्ड बसवेश्वर का, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, आपके एरिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ। खास करके ये सदर्न महाराष्ट्र, ये शोलापुर, उस्मानाबाद, खास करके लॉर्ड बसवेश्वरा के मानने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे। कर्नाटक में तो आपको अबाउट 60 to 70% ये लिंगायत लोग वीर शैविस्ट आपको मिलते हैं। और थर्ड प्लेयर जो महाराष्ट्र के ज़मीन में उसका जो कदम पड़ा वो है सूफीज़म। यहाँ पे हम सूफीज़म को ज़्यादा ये नहीं देते, मगर आप देखेंगे तो सूफीज़म, सूफी कर्ल्स जो हैं यहाँ पे बड़े बड़े सेंटर उस ज़माने में थे, मध्यकाल में बड़े बड़े सेंटर्स थे। खास करके खुलदाबाद, गुजरात से, दिल्ली से और ये बंगाल से वगैरह सब ये सूफीज आते थे। खुलदाबाद एक सेंटर बना। खुल्द के मानी है जन्नत, स्वर्ग, स्वर्ग का शहर या स्वर्ग नगरी। खुलदाबाद का मानी है खुल्दाबाद, ऐसा करप्ट होके वो खुल्दाबाद हुआ है, वो खुल्द आबाद है। खुल्द के मानी है जन्नत, स्वर्ग का नगर है वो। तो ये स्वर्ग किस लिए उसको हम स्वर्ग कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार सूफीज वहाँ के, उनका हेडक्वार्टर बना हुआ। तो इसीलिए वहाँ पे आप देखेंगे सूफीज, ये चिश्ती सूफीज, खास करके ये निजामुद्दीन औलिया, उनके जो फॉलोअर्स थे वो सब आके वहाँ से फिर पूरे दक्षिण भारत में फैले, और उनका जो अपना मैसेज था, मिशन था, वो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद और एक हेडक्वार्टर, सूफी हेडक्वार्टर जो बना है दौलताबाद का, वो भी बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बना। उसके बाद और एक कंधार है, शायद वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कंधार। ये कंधार इसमें अफगानिस्तान में, वो अलग। ये हमारे पास भी एक कंधार है, उसका जो कादरी सूफीज हैं, पादरी ऑर्डर के सूफीज, बहुत से बड़े बड़े कादरी ऑर्डर्स के सूफीज वहाँ पे आपको मिलेंगे। मिरज भी आपका एक सूफी सेंटर रहा। ये सूफीज यहाँ के ये जो दीन धर्म का जो काम होता है, ये अच्छे लोगों की वजह से होता है। आप समझो कोई फकीर आ रहा है, उसको देखने के बाद हम एक गॉडली मैन है, ये भगवान का एक चाहता बंदा है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। या कोई सेंट है, ये जो लोगों की तबीयत की वजह से, लोगों के नेचर के वजह से होता है। हर जगह सूफी सक्सेसफुल नहीं होते, हर जगह बसवेश्वर जैसे सेजिस या सेंट्स सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते। हर जगह विठोबा पंढरपुर मूवमेंट के जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? लोगों की तबीयत मानने की, सुनने की जो तबीयत रहती है, इसके वजह से मूवमेंट आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अच्छे तरह से सुने तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। अगर आपको अच्छी तरह नेगेटिव हियरिंग आपका है तो बात नहीं पहुंचेगी। लोगों की मिजाज की वजह से, लोगों की नरमी की वजह से, लोगों की जो एक्वायरिंग नॉलेज, ये जो इसके वजह से ये जो मोमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। अब ये कम से कम एक 200-300 लोग तो यहाँ पे अब मौजूद हैं। आप अपने काम काज पूरा करने के बाद फिर यहाँ पे जमा हुए, ये आपका इंटरेस्ट बताता है, ये आपका एक कल्चरल टेस्ट हमें मालूम होता है।
आप अपना काम छोड़े, अपने जो भी बिजनेस है वो छोड़ के फिर आके यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें नॉलेज नहीं आएगा। पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है ये आज के ज़माने में। जब अच्छे लोगों को सुनेंगे या नॉलेजेबल लोगों को सुनेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा ये चिश्ती सूफीज़म यहाँ पे बहुत महाराष्ट्र में फैला। ये जो मिरज के सूफी हैं शमना मीरा, वो भी चिश्ती हैं, बहमनी टाइम के हैं। और एक नया जो चिश्ती, ये जो सूफी ऑर्डर महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हुआ उस ज़माने में, बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे उसे बोलते हैं मदारिया सिलसिला। मदारिया, इसके जो फाउंडर है इंडिया में, जो ये रिलीजियस ये जो सूफीज़म यहाँ पे, मदारिया नाम का जो सूफी कल्ट जो फैमिली आई है, वो एक बड़े सूफी हैं। उनकी 500 ईयर्स उनकी उम्र थी। एक इराक के बड़े सूफी हैं गौसुल आजम, उनके समकालीन, उनके कॉन्टेम्परेरी थे वो। तो ये मक्खनपुर का नाम का एक गांव है, कानपुर के पास है, वहाँ पे उनकी दरगाह है। तो उनका जो कल्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम किया वो, खास करके राजापुर, एक राजापुर है, वहाँ पे उनका सेंटर बना। और छोटे छोटे उनके छिल्ले भी थे। और वो ये आदिलशाही राज्य में भी वो बहुत बड़ा काम रहा। वो मेंडिकेंट्स थे, सब फकीर आदमी थे, तो वो शादी वगैरह नहीं करते थे। ये जो इंसानों की खिदमत जो है, लोगों की सेवा करना उनका मंशा था। शादी वगैरह नहीं, जो भी वो उस ग्रुप में मिल जाता था। जैसे वो नाथपंथ जोगीज हैं, आप जानते होंगे नाथपंथ जोगीज, वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं खास करके इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये नाथपंथ जोगीज और मदारिया सिलसिला दोनों बड़े सिलसिले या बड़े ऑर्डर्स, मोमेंट्स इंडिया में हुए हैं। वो दोनों मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फ्रीडम फाइटर, दे वर द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हम बोलते हैं ये किए वो किए, सिराजुद्दौला हुआ, वो मीर कासिम था, और वो टीपू सुल्तान है, ये बाद में आई। तो ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद 30 इयर्स तक बंगाल में एक फ्रीडम मूवमेंट चला रहा। वो कौन किए? हिंदू जोगीज, जो नाथपंथ जोगीज हैं वो, और ये मदारिया सिलसिला 30 इयर्स। उस वक्त रिसोर्सेस नहीं थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये ठहरे और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अपने जान दिए। ये ऐसे डेडिकेटेड लोग थे, उनसे हमें सीखना चाहिए। उनके जो भी टीचिंग्स हैं उसको हम अपनाना चाहिए। तो मुझे आज जो विषय दिया गया है बात करने का, इसी बैकग्राउंड से मैं आपको बताता चलूँ। ये जो 200 इयर्स जो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी एक किंगडम थी, उसका नाम था आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर हम कहते हैं। 1489 से लेकर 1686 तक उनकी हुकूमत रही है साउथ इंडिया में। पूरे एशिया में सेकंड इस पे स्टेटस पे थी वो, आफ्टर मुगल्स तो बहुत बड़े थे। अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर पूरे ये हिंदुस्तान उनके कब्जे में था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सम पार्ट्स ऑफ बर्मा वगैरह सब उनके पास, बहुत बड़ी सल्तनत थी वो। उसके बाद अगर कोई सल्तनत इंडिया में और मिडिवल टाइम्स में है तो वो कौन सी सल्तनत थी? आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर। तो इसका जो फाउंडर है आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, इसका फाउंडर है यूसुफ आदिल शाह। तो वो 1489 से लेकर 1510 तक वो राज्य किया है ये दक्षिण भारत में। तो ये जो अपने जो राज्य का जो फाउंडेशन वो किया है वो मराठों की वजह से किया। तो उसके जो सपोर्टर्स थे, उसके जो आर्मी में बहुत से मराठे थे। तो बहमनी जैसे ही वो बर्बाद हुए, जो बीदर के बहमनी राजा थे, वो 160-70 बरस तक वो हुकूमत करने के बाद वो दूसरी 5 हिस्से हुए, बहमनी राज के 5 हिस्से हुए। उसमें एक बीजापुर के आदिल शाही है, फिर अहमदनगर के निजाम शाही हैं, बेरार जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो इमाद शाही हैं। उसके बाद फिर बरीद शाही, बीदर के बरीद शाही है, और कुतुब शाही गोलकुंडा के। ये सब 5 असल में बहमनी किंगडम के 12 हिस्से हुए। 12 हिस्से में 5 पावरफुल थे, जो मैं आपको नाम जो गिनाया,
और बाकी के जो बचे हुए 7 वो छोटे थे। यही बड़े ताकतवर लोग उनके छोटे छोटे रियासतों पे कब्जा किए। तो मतलब 5 बचे वो। 5 में सबसे पावरफुल जो थे आदिल शाही साहब बीजापुर। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है कौन सा, ये जो आदिल शाही साहब बीजापुर का जो एस्टैब्लिशमेंट है ये मराठे लोगों के सपोर्ट के वजह से हुआ। जो भी मराठा लॉट बहमनी किंगडम में जो काम करते थे वो यूसुफ आदिल शाह के साथ मिल गए और उसको एक हुकूमत कायम करने के लिए वो सपोर्ट किए। तो ये पहले दिन से लेकर, ये आदिल शाही किंगडम का पहला जो दिन है वहां से लेकर उसका जो आखिरी दिन है 14 सितंबर 1686 तक, ये मराठा, ये कौम, ये कम्युनिटी, यहाँ के लोग आदिल शाही को चाहते थे, उसके सपोर्ट में लगे रहे और उसको हेल्प किए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके डिफेंस के लिए। तो ये मराठास हिस्ट्री में जो लाइमलाइट में जो आए, जो सबके सामने इनका जो रिकॉर्ड बना या रिकॉर्ड में आए, वो यादवाज ऑफ देवगिरी। उस जमाने में इनके बारे में लिखा गया, ये मराठी कौम है, ये ऐसे जंगजू हैं, ऐसे वॉरियर्स हैं, ये ऐसे सोल्जर्स हैं, ऐसे स्किल्स के लोग हैं, इनके एबिलिटीज ऐसे हैं। ये सब इनके बारे में जो तारीफ शुरू हुई कहाँ से भी, यादवाज ऑफ देवगिरी से। वो तो मलिक कफूर उसे 1312 में पूरा ख़त्म किया। उसके बाद एक नई हुकूमत इसमें दक्कन में कायम हुई, उसका नाम है बहमनी किंगडम। वो 1347 में भी। उसका जो पहला बादशाह था इस्माइल मुख, दूसरा बादशाह था वो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी। दौलताबाद उसका ये था, कैपिटल था। वहाँ से मराठा बहमनी को सपोर्ट करते हुए आए। बहमनी किंगडम का तो डिक्लाइन हुआ, उसका डाउनफॉल हुआ। उसके बाद जो सपोर्ट मिला वो आदिल शाहियों को, ये जो मराठा कम्युनिटी से मिला। तो हम ये सोचते हैं कि शिवाजी महाराज का जो एक मोमेंट शुरू हुआ वो अबाउट 1650 के आसपास वो शुरू हुआ। इसके वजह से पूरी मराठा कौम उनके साथ हो गई और ये आदिल शाही बिल्कुल पिछड़ गए, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहा। एक ऐसी बात ये पढ़े लिखे लोगों में बोलो, रिसर्चर्स में ये बात मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जैसे आपको कहा, पहले दिन से लेकर आदिल शाही स्टेट का जो पहला दिन है 1489 से लेकर 1686 तक मराठी कम्युनिटी और मराठी लोग आदिल शाही को सपोर्ट करते रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ, शाहजी महाराज जो हैं, ये जो शिवाजी महाराज के जो पिता हैं, वो हमारे पास या बीजापुर के स्टेट में एक फेथफुल, वेरी सिंसियर नोबल जैसे हमारे पास काम किए हैं। वो ही ऑलवेज स्टूड विद आदिल शाही। तो इनके वजह से, शाहजी महाराज के वजह से क्या हुआ, दक्षिण भारत में जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, दिग्विजय जो हुए हैं, जो फुतुहात हुए हैं, ये मराठा सरदारों की वजह से हुए। उस वक्त कौन था बादशाह इसका, बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। तो दक्षिण भारत पूरा जीते वो। ये सब ये मराठी कैवलरी की वजह से, शाहजी की वजह से और शाहजी के साथ काम करने वाले बड़े बड़े कमांडर्स की वजह से हुआ। वो कौन थे लोग, वो मंबाजी पवार हैं, मंबाजी भोसले हैं और मेधाजी हैं, यशवंत राव हैं और इसके अलावा बाजीराव घोरपड़े, सिद्धू जी, मना जी, अंबाजी, ये सब बड़े बड़े ये जो सरदार हैं, ये सब सरदार इनके अभी छोटे थे, ये शिवाजी महाराज छोटे थे, उनका नाम भी तक ज्यादा ये नहीं था। तो ये इतने बड़े बड़े कारनामे आदिल शाही गवर्नमेंट के लिए मराठा लोग किए हैं। तो इसके बाद भी सिर्फ 2 इवेंट में आपको मिलेंगे। 1659 में एनकाउंटर हुआ अफजल खान और शिवाजी का, वो एक इवेंट, और दूसरा इवेंट जो 1665 में राजे जयसिंह, वो मुगल कमांडर थे, विनर ऑफ 100 बैटल्स, वो बीजापुर किंगडम के ऊपर हमला किए। उस वक्त शिवाजी महाराज उनको सपोर्ट किए। ये 2 इवेंट छोड़कर अगर आप देखेंगे, फॉर मेनी टाइम्स, बहुत से टाइम शिवाजी महाराज बीजापुर को सपोर्ट किए हैं मुगल्स के खिलाफ। ऐसे कम से कम आपको 15 इवेंट्स मिलेंगे।
ये क्यों हुआ? तो शिवाजी महाराज जानते थे कि आदिल शाही बचे तो हम बचेंगे, क्या हम बचे तो आदिल शाही बचेंगे। इसीलिए दोनों का कॉमन एनिमी था मुगल्स। इसीलिए कभी कभी मराठा ट्रबल में आते थे तो आदिल शाही आर्मी वहाँ तक पहुँचते थे। जब आदिल शाही ट्रबल में आते अगेंस्ट मुगल्स, तो ये मराठा लोग, मराठा सरदार, चीफ्स, ये सब मिलकर आकर आदिल शाही को बचा लेते थे। इसके वजह से जो स्ट्रगल है, ये औरंगजेब जब तख्त पे आए, थ्रोन पे आए, कब था वो 1658 में, तब से लेकर 1686 तक आप देखेंगे, अबाउट 30 इयर्स के करीब हो जाता है वो। इतना लॉन्ग स्ट्रगल इन बिटवीन बीजापुर सपोर्टेड बाय मराठास अगेंस्ट मुगल्स आपको मिलेगा। तो ये हम क्या समझते हैं, नहीं शिवाजी महाराज का जैसे ही मोमेंट शुरू हुआ सब मराठा उनके पीछे हो गए, ऐसे नहीं है। ये तो आपको मैं सिकंदर आदिल शाह आखिरी बादशाह है बीजापुर का, वो 1672 से लेकर 1686 तक वो राज किया है। तो उसके भी फरमान्स आपको मैं आपको दिखा के देता हूँ कि मराठा सरदार को जो लिखा है कि देखो आप यहाँ पे कलेक्शन कीजिए, इतने लोग हमें ज़रूरत है दक्षिण भारत को बचाने के लिए, या फला फला हमें मिलिट्री आपकी सहायता हमें चाहिए। मराठा सरदार को लिखे जो ऑर्डर्स जो दिए हैं, वो जो करस्पॉन्डेंस हुआ है आज भी है। तो कब शिवाजी महाराज थे और वो गुजर भी गए, गुजरने के बाद भी बीजापुर मराठा रिलेशंस कायम रहे। तो ये जो 200 इयर्स और मोर देन 200 इयर्स का जो संबंध रहा, इसके लिए यहाँ पे एक नया माहौल बना। ये साउथ इंडिया में, या ये जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, या ये उत्तर कर्नाटक का एरिया है, उसमें जो सिनिक्रिटिज्म जिसे बोलते हैं संगम, कल्चरल संगम, सामाजिक संगम, सांस्कृतिक संगम, और ये जो पॉलिटिकल संगम, ये एरिया में आपको मिलेगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दोस्ती थी या टाइज थे, जो संबंध थे मराठा और आदिल शाही के दरमियान जो संबंध थे, इसके वजह से ये सब हुआ। तो आपको मैं कहता चलूँ 1686 में औरंगजेब बीजापुर को अटैक किए, तो फिर बताए वो सिकंदर आदिल शाह आखिरी बादशाह था, उसको बताए मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम्हारी हुकूमत तुम्हें वापस दे देता हूँ, मगर मेरी दुश्मनी है संभाजी से, मेरा जो अपोनेंट है संभाजी है, तो उसका साथ नहीं देना। ये छोटा बच्चा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था ये सिकंदर जो था। 1686 में क्या उम्र थी उसकी, 16-17 वर्ष का बच्चा था वो, बहुत खूबसूरत भी था। उसको बीजापुर हिस्ट्री में यूसुफ सानी नाम से भी जानते हैं। हमारे पास एक परवादी हैं, उनका नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो बहुत खूबसूरत थे। तो कुरान वगैरह में, इस्लामिक लिटरेचर में वो बात आती है, उनके जैसा कोई मर्द खूबसूरत नहीं था, और आने वाले दिनों में भी वैसा पैदा नहीं होगा, उतने खूबसूरत थे वो। तो हमारा जो आदिल शाह, ये जो सिकंदर आदिल शाह था, उसको सेकंड यूसुफ कहते थे, उतना खूबसूरत था वो। औरंगजेब उसे बुला के बोलते हैं तू सब मराठों के साथ मिलकर ये सब हमारे खिलाफ तो काम कर रहा है, तू उनको छोड़ दे, मैं तेरी स्टेट जो है, ये बसातिन सलातीन में मिर्जा इब्राहिम जुबैरी उनके इतिहास के पुस्तक की बात बोल रहा हूँ मैं, ये मेरी बात नहीं है। तो संभाजी को छोड़ दे, मैं तुझे और तेरी रियासत पूरी दे देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, तुझे कुछ नुकसान नहीं करता। तो सिकंदर आदिल शाह बोलता है नहीं, हमारी और संभाजी की दोस्ती अटूट है, हमारी और ये जो मराठों की जो दोस्ती है, जो संबंध है, वो अटूट है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मगर मैं तैयार हूँ आपके साथ लड़ने के लिए। तो इतने गहरे संबंध ये मराठा और ये आदिल शाही लोगों के दरमियान थे। इसके अलावा ये जो मराठा कौम या जो कम्युनिटी है, इनको एक पॉलिटिकल पावर जो बनाने में आदिल शाही का जितना हाथ है, इसी तरह अहमदनगर के एक रीजेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मलिक अंबर। उनके पास उनके आर्मी में 50,000 मराठास थे। उनको पूरी ट्रेनिंग, जो वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है, जंग कैसे करें, ये सब जो ट्रेनिंग है मलिक अंबर के हाथों में ट्रेंड हुए। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू है, उसके अलावा ये जो आर्मी है, द सिस्टम ऑफ वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये सब आदिल शाही और मलिक अंबर की वजह से इनके जो मराठास के जो स्किल्स हैं,
ये डेवलप हुए। ये दोनों तो खत्म हुए, अहमदनगर की राज्य भी खत्म हुआ, आदिल शाही भी खत्म हुए, मगर शिवाजी महाराज की कोशिशों की वजह से एक मराठा राज्य बना। बाद में संभाजी आए, बाद में फिर होते 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 ये मराठा पावर ऑल इंडिया पावर बना टिल 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर डाउनफॉल हुआ। तो कहने का मतलब एक कौम जिसको मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो तारीख फरिश्ता लिखता है, वो ये मराठा कौम को क्या लिखता है, वो इनको पहला जो नाम दिया है इनको बोलता है बर्गी। ये बर्गी जो है बर्ग से है, बर्ग फारसी में बर्ग का माना है पत्ता। ये पत्ते कहाँ मिलेंगे आपको? जंगल में मिलेंगे। तो ये जंगल में रहने वाले लोग, इनको बर्गी बोलता है, बर्गी बोलता है, द पीपल ऑफ फॉरेस्ट। तो इनको जो तराशा गया, इनको इनके जो स्किल्स को, एबिलिटीज को पहचान कर इनको एक पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में जो दिया गया, इनके एबिलिटीज को जो संवारा गया,